कि आज के इस अवसर पर यहाँ की सरदारी ने भव्य रथ बनाया है और प्रथम बार उस भव्य रथ में मुझे बैठने का सौभाग्य प्रदान किया। मैं आप सबका आभारी हूं। मैं रथ में बैठा था, एक अलग प्रकार का गौरव अनुभव कर रहा था। इसीलिए नहीं कि आपने मुझे रथ में बैठा दिया। मेरे बगल में एक दिव्य मूर्ति बैठी, कहते हैं ये तन समर्पित, मन समर्पित, ये जीवन समर्पित। चाहता हूं मेरे देश की धरती तुझे कुछ और भी दे। जिस शख्सियत ने देश की सेवा पे अपना इकलौता बेटा समर्पित कर, कोई नहीं बचा परिवार में आगे पीछे। शहादत की, समर्पण की भावना क्या होती, ये मैंने मेरी आंखों से आज महसूस किया। देश के लिए बेटा दे दिया, उसके बाद भी देने की मंशा समाप्त नहीं हुई। समाज को 11 लाख रुपए का अनुदान आज भेज दिया। मैं धन्य महसूस कर रहा था ऐसे व्यक्ति के बगल में। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आज आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये धरती वीर प्रसूता धरती है, ये शौर्य और पराक्रम की धरती। और मैं हमेशा कहता रहा हूं, त्याग और समर्पण की भावना के बिना शौर्य और शहादत की भावना परवान नहीं चढ़ सकती। तो केवल शौर्य और पराक्रम की नहीं, समर्पण की धरती, उसकी प्रतिमूर्ति आज मेरे पीछे बैठी हुई। मैं कहना चाहता हूं, अभी मैं मंच पर आया तो मैं देख रहा, मैंने आयोजक मंडल के लोगों से कहा सभा की कार्यवाही प्रारंभ करें। मुझे तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा, सभा की कार्यवाही प्रारंभ करने की कोई योजना नहीं। एक नौजवान ने खड़े होकर आरक्षण आंदोलन की चर्चा की और चर्चा करके उसमें मेरे योगदान के बारे में बताने की प्रयास किया। मैं बहुत जिम्मेदारी से आप लोगों से कहना चाहता हूं, उस लड़ाई का हिस्सा मैं बना और उस लड़ाई का हिस्सा तब बना जब लड़ाई के हथियार जलते हुए नजर आ रहे थे और मन में एक पीड़ा थी। 72 बच्चों का बलिदान दिया है। इतनी बड़ी शहादत की बुनियाद पर, एक लंबे चौड़े संघर्ष की बुनियाद पर
कुछ हमारे बच्चों के भविष्य की रास्ता बना, 5% आरक्षण का रास्ता, लेकिन आरक्षण पाकर हमने कुछ नौकरियां हासिल कर ली। लेकिन नौकरियां हासिल करने मात्र से हम एक मुकाम हासिल कर लेंगे, ये किसी किताब के पन्ने पर नहीं लिखा। उस मुकाम को हासिल करने के लिए समाज को बुद्धिमत्तापूर्वक एकजुटता का निर्णय करना, एकजुटता का प्रदर्शन करना, एक मुखी और एक राय होकर चलना पड़े। मैं राजनीति में आया तब से जब जब समाजों के मंचों पर गया, और खासतौर से गुर्जर समाज, जो ग्रामीण अंचल में रहने वाला, सदियों तक अंग्रेजों और विदेशी आक्रांताओं से लड़ने वाला, समाज की मुख्य धारा से अलग थलग लेकिन पराक्रम से परिपूर्ण, मैं कहता रहा, जब तुम लाठी हाथ में लेकर निकलते हो तो कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका से कानून तुम्हें रोकता। मैंने लाठी छोड़ने की सलाह नहीं, लेकिन मैं सलाह देता रहा, ये लाठी मत छोड़ो। उस झंडे में भगवान देवनारायण का झंडा डाल, आप लाठी लेकर आगे बढ़ेंगे, कानून रास्ता रोकेगा, कहीं शांति भंग की आशंका हो सकती, लेकिन उस झंडे में झंडा डालकर जयकारा लगाकर आगे बढ़े, कानून रास्ता बना, कानून व्यवस्था के रखवाले, आपकी मांगों पर चर्चा करेंगे, मनुहार करेंगे, बात करेंगे। मुझे पीड़ा है, जिस भगवान देवनारायण के झंडे के नीचे में सारे समाज को संगठित समर्पित एक मुखी एक राय करने की बात पिछले कई दशकों से लगातार राजस्थान के कोने कोने में करता चला आ रहा, आज महावीर जी में उस झंडे की भी मर्यादा कम है। मैं कई बार इस कार्यक्रम में आया हूं, सारे मतभेद भूलकर, सारे भेद मिटाकर, जब कभी भी ये झंडे के नीचे शक्ति प्रदर्शन, समर्पण, एकजुटता का कार्यक्रम हो, तो सारी सरदारी को, सारे पंच पटेलों को एकजुटता का परिचय दिया जाना चाहिए, जो आज मुझे यहां देखने को नहीं मिला। नहीं मुझे देखने, मेरे आने की खबर से कल से जिस प्रकार की बात मेरे सामने आ रही, इन प्रकार की परिस्थितियों में हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौतियां, लगातार हम अखबार पढ़ते हैं, एक हिंदुस्तान की बेटी विदेश से आसमान में रह रही, साल भर का समय बीतने वाला, जब जमाना आसमान में पहुंचा, आसमान में पहुंचकर सारी दुनिया पर नियंत्रण करने की चेष्टा करने लग जाए, उस समय हम सड़क और सभ्यता का किनारा पकड़ने के लिए पैसा की ढूंढते थे, और केवल इतना सा गर्व करें कि हमें 5% की बैसाखी मिल गई, और उस बैसाखी के सहारे बेतरनी पार करेंगे, इससे भी काम नहीं चलने वाला। हमें अपने आप को जगाना होगा, हमें जगाना होगा समाज की नौजवान पीढ़ी को, आने वाली चुनौतियों से लड़ने के लिए उसके आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा, उसमें एक संकल्प शक्ति का मंत्र फूंकना होगा। हम बहुत पीछे रह गए, इतना पीछे रह गए, हमें अब बराबरी का रास्ता हासिल करने के लिए बहुत तेजी से दौड़ लगानी होगी, बहुत तेजी से दौड़ लगानी होगी। लेकिन आज अभी हमने बल की भाषा बोली, बुद्धि की भाषा बोलना नहीं सीखी, और इसलिए मैं हमेशा कहा करता कि अब बल से रास्ता बनाने का समय समाप्त हो गया।
अब ताकत से सत्ता अर्जित करने का दौर समाप्त हो गया। अब बल के साथ बुद्धि से मुकाम हासिल करने का दौर चल रहा है। हमारी आने वाली पीढ़ियां बुद्धिमान कैसे बने, और इसके लिए हलक जगानी पड़े, हलक जगानी पड़े। एक पढ़ी लिखी नौजवान पीढ़ी तैयार करनी पड़ेगी। घर घर का बच्चा पढ़े, इसकी चिंता करनी पड़ेगी। और चिंता इस रूप में करनी पड़ेगी, केवल पढ़े नहीं, पढ़ लिखकर किताबी ज्ञान के आधार पर अपने खुद के लिए पैसा कमाने की मशीन बन जाए, उससे काम नहीं चलने वाला। उसमें संस्कार डालने होंगे। रैंडाइल के शहीद तिंदुरी के पिता पूनाराम की भावना, तन समर्पित मन समर्पित जीवन समर्पित चाहता हूं तुझे कुछ और भी। समाज के, राष्ट्र के ये विचार जब तक आने वाली पीढ़ी में नहीं हो। रथ खींचकर कुछ नौजवान चल रहे थे। इस जोश को, इस उन्माद को, इस जुनून को, इस भुजाओं की ताकत के जोश को बुद्धिमत्ता पूर्वक अपने आचरण में, अपनी कर्म साधना में, अपनी जीवन शैली में तब्दील करना पड़ेगा। मुझे केवल भगवान नारायण का रथ नहीं, मुझे इस पूरे के पूरे समाज के रथ को खींचकर एक गंतव्य तक ले जाना पड़ेगा। और वो गंतव्य दूर, वो गंतव्य दूर, और उस गंतव्य तक पहुंचाने की जिम्मेदारी नौजवान पीढ़ी की। और इसलिए कहा जाता है, जिस ओर जमाना चलता है उस ओर जवानी चलती। नौजवान पीढ़ी से ये उम्मीद, सारा जमाना उसके पीछे चलता है, उसकी ताकत का अनुसरण करता है। मैं नौजवानों को आह्वान करना चाहता हूं, आओ और संकल्प शक्ति के साथ इस समाज की नाव को खींचकर उस गंतव्य तक पहुंचाओ। और तब तक रुको मत, थको मत, लड़ते रहो, आगे बढ़ते रहो एक जुनून के साथ, जज्बे के साथ, जब तक हम विकास की इस यात्रा में अन्य समाजों के मुकाबले बराबरी के दौर में आकर नहीं खड़े हो जाए। मुझे लोगों ने कहा, कल मुख्यमंत्री जी आए थे और मुख्यमंत्री जी यहाँ पर एक विद्यालय खोलने की, छात्रावास खोलने की, एक जानवरों का अस्पताल खोलने की घोषणा करके चले गए। मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री, आप मुख्यमंत्री थे तब भी राजस्थान में लोकतंत्र की, हिंदुस्तान में व्यवस्था थी तब भी, और व्यवस्था नहीं थी तब भी अपने जानवर को पालना, उसकी सुरक्षा करना, उसका इलाज करना, उसका जीवन बचाना, ये तो हमारा परंपरागत पुश्तैनी धंधा रहा है। हम इसको आगे कर लेंगे। लेकिन आज यहाँ जरूरत इस नौजवान के सुनहरे भविष्य को सुदृढ़ करने के लिए अस्पताल से ज्यादा महावीर जी में कॉलेज की जरूरत है। अस्पताल से ज्यादा आज भी 5% आरक्षण के बाद भी आशंकाओं के बादल आसमान में लटके रहते हैं। कब तलवार लटकी रहती है, कब कोई 5% पर स्टे का कोई काला बादल मंडरा नहीं जाए, कब कोई विषम परिस्थितियां पैदा नहीं हो जाए। और इसीलिए ये नौजवान हमेशा मांग करता चला आया है कि 5% आरक्षण को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। मुख्यमंत्री जी, आप समाज के साथ सद्भाव रखें। आप कल कह रहे, प्रधानमंत्री ने कहा हिंदुस्तान में केवल 4 जातियां हैं, किसान, जवान, किसान, गरीब, अमीर, किसान, जवान, महिला, पुरुष। 4 जातियों का विश्लेषण करने वाले मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी, मैं मेरी कौम के जवानों के भविष्य की गुहार आपसे लगाता हूं। आप अगर इस देश के नौजवान का भविष्य की चिंता करते हो, आप चिंता करते हो इस बात कि पुरुष, गरीब, अमीर, आदमी 4 जातियां, और इन चारों को सुदृढ़ करके, जवान और किसान को सुदृढ़ करके भारत के भविष्य को सुनहरा बनाना है, तो फिर आपको चिंता करनी पड़ेगी। मैंने आरक्षण के आंदोलन में सारी राजनीति को दांव पर लगाकर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ। केवल इसलिए नहीं, मैंने विधानसभा में खड़े होकर कहा कि शायद प्रहलाद गुंजल बोल रहा है, सारी विधानसभा को, राजस्थान को ऐसा लग रहा होगा मैं अपनी जाति का पक्ष ले रहा हूं। अगर मैं भारत के प्रधानमंत्री और राजस्थान की तत्समय की सरकार की व्यवस्था से ये पूछूं कि हिंदुस्तान में
जो जातिगत आधार पर पुरानी व्यवस्थाएं जो दलित और आदिवासी की व्यवस्था कायम करके चली गई, इस हिंदुस्तान की राजनीति में अगर प्रजातंत्र में सबसे बड़ा दलित कोई अगर है तो ईमानदारी से आज सरकारी सेवाओं का विश्लेषण कर लीजिए, 0.0001% भागीदारी इस हिंदुस्तान के गुजर की नहीं है। व्यवस्था का दलित इससे बड़ा कोई दूसरा नहीं हो सकता और इस व्यवस्था का दलित की स्थिति को सुधार कर इसको बैसाखी के सहारे बराबरी का हक दिलाने की लड़ाई में मैं न्याय के रास्ते पर आगे बढ़ रहा हूं। इसे कोई जातिवाद समझे तो समझे, ये मुझे किसी और वर्ग के लिए भी अगर लड़ाई लड़नी पड़ती तो शायद मैं पूरी ताकत के साथ इस लड़ाई को लड़ता। क्या परिस्थितियां थी 5% से पहले? पूरे हिंदुस्तान की नौकरियों में, पूरे राजस्थान की नौकरियों में 1% की भागीदारी हमारी नहीं थी। हम केवल इस मुल्क की सीमा पर देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए सेना का हिस्सा बनते रहे, लेकिन शासन की, प्रशासन की व्यवस्था का हिस्सा नहीं। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, अभी हमारी जंग अधूरी है, अभी हमारे सपने अधूरे हैं, अभी हमारी बेहतर लोगों की शहादत का परिणाम पूरा प्राप्त नहीं हुआ। अगर आपको चिंता है, प्रधानमंत्री जी को चिंता है, आपको किसान, जवान जैसी जातियों के बारे में नारों से आगे बढ़कर कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति आपके पास है, तो फिर आओ इस कौम के नौजवानों के सुनहरे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अनुसूची में डालने का वादा करो, इसकी घोषणा करो। आज प्रदेश में सरकार आपकी, हिंदुस्तान में सरकार आपकी, केवल नारों से पेट नहीं भरने वाला। हिंदुस्तान में आप किसानों की एक सुदृढ़ जमात कहते हो, उन किसानों को जब हिंदुस्तान आत्मनिर्भरता के रास्ते पर घुटने टेक कर चल रहा था खाद्यान्न की दृष्टि से, लाल बहादुर शास्त्री ने इस मुल्क को आह्वान किया, जय जवान जय किसान, भारत के किसानों उठो, अब अमेरिका के उधारी के गेहूं पर अपने आपको निर्भर मत रखो, आत्मनिर्भरता का रास्ता बनाओ। एक प्रधानमंत्री के आह्वान पर भारत के किसानों ने खून पसीना बहाकर इस भारत को आत्मनिर्भरता और समृद्धि के रास्ते पर खाद्यान्न के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की चुनौती का मुकाबला किया, संघर्ष किया और उसकी अगुवाई की पंजाब के किसान ने, हरियाणा के किसान ने, बंगाल के किसान ने। आज वो हरियाणा, पंजाब और पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान सालों सालों तक अपने लिए न्याय और हक की लड़ाई मांगता रहा और हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर बैठे बैठे अपने प्राणों की बलि दे चुके। आप किसान को एक अलग जाति परिभाषित करके केवल थोथे और खोखले नारों में, शब्दों में, बयानों में, आज महावीर जी की धरती से कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की उस पवित्र धरती से कहना चाहता हूँ, जहाँ सारा मुल्क आकर हिंसा की उपासना करता है, पूजा करता है। प्रधानमंत्री जी, आप केवल नारों से नहीं, बयानों से नहीं, ये केवल आपके पास शब्द जाल में इस मुल्क के जवान को, किसान को उलझाने के लिए केवल नारे और ढकोसले बचे हैं। अगर आप वास्तविक अर्थों में करना चाहते हो तो फिर आओ, किसान की एमएसपी की बात करो, जवान के साथ न्याय की 5% न भी अनुसूची की बात करो, बात करो। भारत का सुनहरा भविष्य तब तक सुदृढ़ नहीं हो सकता जब तक आदिवासी, आप पिछड़ी जातियों के नौजवानों का भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता। भारत का भविष्य तब तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक किसान के घर में आत्मनिर्भरता और संपन्नता, उसकी परचेजिंग पावर नहीं बढ़ जाती। मैं तो कभी कभी आज कहना चाहता हूँ, भारत के प्रधानमंत्री 15वें साल प्रधानमंत्री बनने के बाद कहें, मैं 80 करोड़ लोगों को 5 किलो का गेहूं महीने का प्रति व्यक्ति देता हूं। प्रधानमंत्री जी, 10 साल बाद अगर आप ये कहते, मैं जब आया था तो 80 करोड़ लोग 5 किलो की खैरात पर अपना जीवन बिताते थे, मैंने आने के बाद किसान को इस आत्मनिर्भरता की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। उन 80 करोड़ में से 40 करोड़ लोग अपने घर पर दरवाजे मांगने आने वालों को 5 किलो की खैरात देने की स्थिति में आ गए। तब तो मानते
कि मुल्क आगे बढ़ रहा है। 80 करोड़ लोग झोली मांगकर 5 किलो की खैरात पर पलते रहे और भारत के प्रधानमंत्री इसको उपलब्धि और गौरव के रूप में प्रचारित करते रहे। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, इन चुनौतियों से किसान को निकालने के लिए, इन चुनौतियों से जवान को निकालने के लिए अब नारों में, ठकोसली आवाजों में बहने के बजाय जिम्मेदारी से अपने हक और अधिकार, न्याय और इंसाफ की आवाज को, भाषा को समझना होगा, उस दिशा में आगे बढ़ना होगा। आज तो मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी आप लोगों की लड़ाई में चांद की बाजी लगाकर राजस्थान के कोने कोने को सगाने का प्रयास किया है। फिर कोई ऐसी नौबत आई, भगवान करे ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए, लेकिन आपके हक और अधिकार की लड़ाई का अवसर आया तो प्रहलाद गुंजन को आवाज देकर देखना, चांद की बाजी लगाकर आपके लिए खड़ा मिलेगा। लेकिन मैं विनम्र प्रार्थना आज आपसे करना चाहता हूं, बंदी मुट्ठी लाभ की और खुल गई तो खाके, जो इस कार्यक्रम को लेकर 2 दिन से चर्चाएं सुन रहा हूं, आपस के भेदभाव की, फूट फाट की, वो चर्चाएं समाप्त होनी चाहिए। संगठन की शक्ति एक मुखी होनी चाहिए। मतभेद अंदर भेद हो तो घर में बैठकर निपटा लें, सार्वजनिक रूप से मतभेद बाहर नहीं आने चाहिए। अगर सार्वजनिक रूप से मतभेद बाहर आ गए, मुट्ठी खुल गई तो खाक की कीमत हो जाएगी। और इसीलिए सारे लोग एकजुट रहे, एक मुखी रहे। मैं कुछ और भी बातें करता, लेकिन यहाँ मंच मर्यादित नहीं, अनुशासित नहीं, व्यवस्था संचालित कुशलता से नहीं, जिम्मेदारी से नहीं, क्या किस दिशा में सभा जाने वाली है, कोई एजेंडा नहीं, मुझे सेल्फ ही खड़ा होना पड़ा। मुझे लग रहा है कि ये कब तक चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। एजेंडा क्या है, किस पर चर्चा करनी है, मैं इतना जिम्मेदारी से आज आपसे कहना चाहता हूं। ये करौली के लोग, माधोपुर के लोग, दौसा के लोग कभी कोटा मेरे पास आते हैं, कोचिंग का हब है, मदद मांगने के लिए तो एक एक बच्चा उठकर खड़ा होकर कह सकता है, मैं हर सूरत में उनकी मदद करता हूं। और आगे भी आपको भरोसा दे रहा हूं, कोटा में कोचिंग के संदर्भ में आपके बच्चों को, गरीबों के बच्चों को किसी भी प्रकार की न्याय संगत मदद की आवश्यकता होगी तो प्रहलाद गुंजन पूरी ताकत से आपकी सेवा के लिए खड़ा हुआ है। बस मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, इस पढ़ी लिखी पीढ़ी को बाबा के संस्कारों से परिपूर्ण करो, बाबा के संस्कारों से। मैं तो आईएएस लोगों से भी कहता हूं, कई बार कोई आईएएस बन जाता है, कोई थानेदार बन जाता है और समाज पर आकर राठौड़ी करता है। मैं उनसे कहता हूं कि तुम आईएएस बन गए, समाज पर राठौड़ी कर रहे हो, तुम्हें आईएएस बनाना किसी सरकार के बूते नहीं था, तुम्हें आईएएस बनाना तुम्हारे माता पिता के तो बूते था ही नहीं, तुम्हें आईएएस बनाया तो इस समाज ने बनाया। एक एक गरीब आदमी 2 रुपए का बीड़ी का बंडल खरीद कर लाता है तो 25 पैसे का टैक्स सरकार के खजाने में जाता है। उस खजाने से स्कूल की बिल्डिंगें बनती है, हजारों करोड़ रुपए यूपीएससी आरपीसी की व्यवस्थाओं में खर्च होता है, स्कूलों के अध्यापकों की, कॉलेज के लेक्चररों की तनख्वाह पर खर्च होता है। उस आधार पर एक बच्चा पढ़कर निर्मित होता है, कलेक्टर बनता है, एसपी बनता है। उसके बनने में मजदूरी करने वाले, बीड़ी पीने वाले का भी योगदान होता है। और उसने संस्कारों के अभाव में वो ये समझता है मैंने 4 किताबें पढ़ ली, मैं थानेदार बन गया, मैं आईएएस बन गया। उसको कहना चाहता हूं, जिस हजारों करोड़ की अध्यापक, लेक्चरर, बिल्डिंग, कॉलेज, स्कूल व्यवस्था में पढ़कर तुम पढ़े हो, वो एक एक रुपए की मेहनत करके खाने कमाने वाले के, जूते से लेकर सिर के तेल तक खरीद कर लाने वाले के टैक्स के पैसे से जो सरकार का खजाना भरता है, उस खजाने की कीमत पर तुम निर्मित हुए हो, थानेदार बने हो, आईएएस बने हो। तुम्हें सामर्थ्य नहीं तुम्हारे परिवार का, सरकार का, जो तुम्हें आईएएस थानेदार बना दे। तुम्हें अब जिम्मेदारी इस समाज के प्रति निभानी है और समर्पित भाव से निभानी है। और इसी भाव से निभानी है जो बच्चा सर्विस में जाए, सेवा में जाए, नौकरी में जाए, तन समर्पित, मन समर्पित, ये
जीवन समर्पित चाहता हूं मेरे देश की धरती, ए मेरे समाज के लोगों, तुम्हें कुछ और भी दूं, सेवा करूं, ये विचार आने वाली पीढ़ी में फूंकना पड़ेगा। तब जाकर हम अच्छा सुंदर चेहरा समाज का बनाने में कामयाब होंगे। जरा अब कभी कोई इतने बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम हो तो उसकी व्यवस्था के बारे में पहले चर्चा होती है। हौच-पौच कार्यक्रम नहीं हुआ करते हैं, हौच-पौच कार्यक्रमों का परिणाम हौच-पौच होता है।